आज हम लोग हीट स्ट्रेस पर बात करेंगे। कल से उत्तर भारत के कई राज्यों में लू चलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उससे पहले भी हीट स्ट्रोक होना शुरू हो गया था, लेकिन कल से ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है हीट स्ट्रोक की। तो हम लोग पहले हीट स्ट्रेस पर बात करेंगे। हीट स्ट्रेस किसी भी उम्र के बर्ड में हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रॉयलर बर्ड को अलग अलग उम्र में अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर 5 डिग्री ऊपर जाता है तो गर्मी लगेगी, और अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ब्रॉयलर बर्ड एक ठंडी जगह का बर्ड है और ठंडे मौसम में अच्छा रिजल्ट देता है। आप टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से उसको जितना ठंडा रखेंगे वो उतने अच्छा रिजल्ट देगा। ब्रॉयलर के गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि ब्रीड मतलब कि जैसे ब्रॉयलर बर्ड की कई सारी ब्रीड आती हैं। आप जानते हैं जैसे कॉक ब्रीड है। कॉक ब्रीड भी ठंडे जगह की ब्रीड थी और अभी भी ठंडा ही मांगती है, लेकिन भारत के वातावरण के अनुसार उसे ढालने के लिए उसमें उसको कई साल तक ओपन फार्म में रखा गया और उसके जेनेटिक्स पे काम किया गया। और इस समय जो बर्ड आता है वेनकॉक 430, वो गर्मी को मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ और ब्रीड आते हैं, जैसे रॉस ब्रीड है, तो गर्मी के मौसम में उसे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी उसको बहुत अच्छी ठंडक की ज़रूरत होती है। ठंडे मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में उसमें रिजल्ट नहीं आता है। उम्र उम्र जैसे जैसे बर्ड की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसको और कम टेम्परेचर रखना पड़ता है, उसको और कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ठंडक की ज़रूरत होती है। वजन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसको कम टेम्परेचर देना होता है। पंख, जब बर्ड में पंख आने शुरू होते हैं और जब बर्ड का पूरा शरीर पंख से ढक ज़्यादा पंख आते जाते हैं उतने ही ज़्यादा उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। रख रखाव मतलब जैसी जगहों पर जैसे माहौल में उसे रखते हैं, ओपन फार्म में रखेंगे तो उसे गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसी फार्म में ऑटोमेटिक गर्मी कंट्रोल की जाती है। उम्र बढ़ने के साथ हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता चला जाता है। जैसे हमने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ बर्ड को ठंडक चाहिए होती है, इसलिए उम्र बढ़ने के साथ में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गा पानी के वाष्पीकरण के जरिए शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। इसके लिए तेजी से सांस लेता है, क्योंकि उसके अंदर पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं। जैसे इंसानों के अंदर पसीने की ग्रंथियां होती हैं, हवा लेते हैं तो ठंडक लगती है, लेकिन मुर्गे के अंदर ऐसा नहीं होता है। मुर्गे के अंदर पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए उसके पास केवल मुंह के जरिए ही भाप को बाहर निकालने का तरीका होता है। जैसे पानी निकलता है हमारे शरीर से पसीने के रूप में, वैसे ही वो मुंह के जरिए भाप के जरिए पानी को बाहर निकालता है। पानी ऊष्मा को बाहर ले जाने और अंदर ले जाने का बहुत अच्छा साधन होता है। हवा में नमी की मात्रा इस वाष्पीकरण पर असर डालती है, क्योंकि मुर्गा वाष्पीकरण के जरिए शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। तो इसलिए अगर हवा में नमी कम है तो वाष्पीकरण अच्छे से होता है। अगर पहले से ही नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर बहुत कम हो जाती है। इससे मुर्गे पर होने वाले हीट स्ट्रोक में एक कारक बन जाता है। नमी की मात्रा मुर्गे पर होने वाले हीट स्ट्रोक में एक कारक होती है, एक वजह होती है। गर्मी से परेशान मुर्गा लगातार पंख उठाकर गर्मी दूर करने की कोशिश करता है। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में मुर्गा पंख फुला सा लेता है, पंख उठाता है, बार बार हिलाता है, और इसके जरिए वो जिन जगहों पर उसके पंख नहीं होते हैं उन जगहों को वो वातावरण के जरिए में एक्सपोज करके या उसके जरिए संपर्क में ला करके गर्मी दूर करने की कोशिश करता है। तेजी से सांस लेने और पंख उठाने में ऊर्जा का नुकसान होता है। तेजी से सांस लेने पर सामान्य सांस की दर में तेजी से सांस लेने की दर 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। और वो गर्मी दूर करने की कोशिश करता है तो सांस लेने की दर 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। इससे उसके अंग और मसल तेजी से चलते हैं और पंख उठाने में भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सब एनर्जी कहाँ से आती है? दाने से आती है। और दाने की एनर्जी, दाना अगर मुर्गा पंख उठाने में, तेजी से सांस लेने में खर्च कर देगा तो उसका एफसीआर खराब हो जाएगा। फार्म में मुर्गों की संख्या ज़्यादा होने से गर्मी निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। गर्मी निकलने के लिए, गर्मी के दूर होने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, और जब मुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है तो पर्याप्त जगह नहीं होती है
आपके फार्म में एक गर्मी के मौसम में कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट पर मुर्गा होनी चाहिए। और अगर जगह नहीं है तो दिक्कत पैदा होती है। अक्सर क्या होता है, जब मुर्गा 30 दिन या 35 दिन का हो जाता है तो एकदम से हीट स्ट्रोक होने लगता है। उसकी वजह यही है, मुर्गा बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर फार्म में जगह नहीं है तो गर्मी बढ़ेगी और हीट स्ट्रोक होने लगेगा। कई लोग लालच में ज़्यादा मुर्गा डाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मुर्गा डालने से फ़ायदा नहीं है। आपका मुर्गा जितना अच्छा ग्रोथ करेगा, जितना अच्छा एफसीआर लेगा, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपके फार्म में मुर्गे को हीट स्ट्रोक हो रहा है 30-35 दिन के बाद, तो अगले लॉट में 20% कम मुर्गा लीजिए। अगर आप 100 मुर्गा लेते हैं तो उसकी जगह 80 मुर्गा ही लीजिए। ज़्यादा पानी पीने से गिजार्ड में दाना कम समय रुकता है। दाना पचने का पर्याप्त समय न मिलने से दाना बीच में जाने लगता है और एफसीआर भागता है। हम जानते हैं कि दाना पचाने का काम गिजार्ड में होता है, पीसने का काम गिजार्ड के अंदर होता है, आगे एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा समय गिजार्ड में रहेगा दाना, उतना ही उसमें पाचक रस अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से उसकी पिसाई होगी और तब जा करके दाना अच्छे से पचेगा। लेकिन जब ज़्यादा पानी बोर्ड पिएगा तो उसके साथ में दाना सरकता चला जाएगा। और गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, बर्ड उतना ज़्यादा दाना पानी पिएगा और दाना कम खाएगा। जब दाना कम खाएगा तो वेट भी कम लेगा, और पानी ज़्यादा पीने से दाना बिना पचे ही बाहर भागेगा, हीट में आएगा तो एफसीआर भागेगा। आज के ब्रायलर के ऊपर तेजी से बढ़ने का दबाव होता है। जो आज का ब्रायलर है और 25-30 साल पहले का ब्रायलर है, दोनों में बड़ा फर्क है। पहले लगभग 50 दिन में बर्ड 2 किलो का होता था, आजकल 30 दिन में हो जाता है, और आगे आने वाले 10 सालों में ये 25 दिन में 2 किलो का होने लगेगा। लेकिन ब्रायलर पर बढ़ने का जेनेटिक्स तो बदल दिया गया, लेकिन उसके अनुपात में जो उसकी खून का दौरान होता है या सांस लेने का सिस्टम होता है, वो उस अनुपात में विकसित नहीं होते हैं। लेकिन दाना खाना खूब और खूब पचाना, मतलब मुर्गे ये बना हुआ है खूब खाए और खूब पचाए और खूब उसका वजन बढ़े, इसके लिए बना है। लेकिन उस अनुपात में उसका हृदय है, उसका हार्ट है, और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। उसका जो फेफड़ा होता है उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मुर्गा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए भी हमें बाहर से विशेष ठंडक देने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, उम्र के अनुसार आदर्श तापमान कितना होना चाहिए मुर्गे का, इसमें उम्र लिखी हुई है। और अगर बच्चा केज में पाला जा रहा है तो उसके लिए ये टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, और फ्लोर ब्रूडिंग में ये टेम्परेचर होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने फार्म के अंदर थर्मामीटर लगा के रखिए। टेम्परेचर को इससे ज़्यादा ऊपर मत जाने दीजिए। अगर बर्ड आपका 1 से 3 दिन तक है, इससे ऊपर मत जाने दीजिए। 4 से 7 दिन है तो सब डिग्री देखिए दिया हुआ है, हर समय के हिसाब से डिग्री दिया हुआ है। इसके ऊपर आपके फार्म का तापमान नहीं जाना चाहिए। से आवाज़ आ रही है, आप लोग अपना माइक म्यूट रखिए। चलिए, कितना, कब और कैसे, ये कैसे जानेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे फार्म में एक थर्मामीटर हो। सभी लोग अपने फार्म में, ये HTC2 नाम का थर्मामीटर आता है, केवल 300 रुपये का मिलता है और अमेज़ोन पर मिल जाएगा, इसे मंगा लीजिए। इसमें ये ऊपर वाला टेम्परेचर दिखाता है इन, यानी कि जहाँ पर थर्मामीटर रखा होता है। इसको आपको लगाना होता है मुर्गे के हाइट के हिसाब से, जितना हाइट का मुर्गा हो उसी हाइट में आपको लगाना होता है। आउट मतलब कि ये देखिए, साथ में इसके एक वायर दिया हुआ है, इसमें एक स्टील की नॉब टाइप में दी है, कैप्सूल टाइप में दिया है। ये आप जहाँ पर पहुँचा देंगे ये वहाँ का टेम्परेचर बताएगा, उसको आउट टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसको आप चाहें तो ऊपर खींच करके मुर्गे की हाइट में थर्मामीटर लगा दें, एक तार का प्रोब आप ऊपर खींच कर दें, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊपर आपके फार्म में ऊपर और नीचे के टेम्परेचर में कितना फ़र्क आ रहा है। केवल पहले दिन चिक्स आने से पहले तापमान 35+ पर मेंटेन करें। वजह क्या होती है कि जब पहले दिन बच्चा आता है तो वो रास्ते से होकर के आता है, ठंडक हो सकती है, ठंडक उसे परेशान कर रही हो, तो केवल चिक्स आने से पहले ही आप 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर फार्म के अंदर पहले से मेंटेन करके रखें, जिससे बच्चा आते ही कंफर्ट महसूस कर सके। उसके बाद आपको हमेशा इस चार्ट का सहारा लेना है। इस चार्ट में जो टेम्परेचर दिया हुआ है, इसके ऊपर टेम्परेचर को नहीं जाने देना है। चिक्स आने जाने के बाद टेम्परेचर चार्ट के अनुसार मेंटेन करें। दिए हुए अधिकतम तापमान से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
जो ये तापमान दिया हुआ है चार्ट में, इसके ऊपर ना जाने दीजिए अपने फार्म का टेम्परेचर। दिए हुए तापमान से 5 डिग्री ऊपर अगर गया टेम्परेचर तो गर्मी लगने लगेगी, और इसके ऊपर जाने पर हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा। हर 50 फीट पर एक थर्मामीटर बर्ड की गर्दन की ऊंचाई पर रखें। आपके फार्म में कई थर्मामीटर होने चाहिए, जिससे कि फार्म के अलग अलग हिस्से में बाई चांस अगर टेम्परेचर अलग अलग है, बाई चांस सही से वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, सही से जो कूलिंग सिस्टम आपने लगाया है वो काम नहीं कर रहा है, तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन जरूरी है कि आप हर 50 फीट पर एक थर्मामीटर रखें, बहुत महंगा नहीं आता है। कुछ थर्मामीटर आप बैकअप में रखें, जिससे बाई चांस अगर थर्मामीटर खराब हो जाता है तो आप उसको बदल सकें। हीट स्ट्रेस इंडेक्स, गर्मी और नमी के अनुपात का प्रभाव। केवल गर्मी से ही हीट स्ट्रोक नहीं होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखिए इसमें थर्मामीटर में, ये थर्मामीटर आपका आरएस दिखा रहा है, यहाँ पर ये 35% आरएस दिखा रहा है, यानी कि ह्यूमिडिटी पर भी हीट स्ट्रोक डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी अप्रैल और मई का महीना चल रहा है, तो इस समय आप फॉगर चला देते हैं, नमी थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर आपका कम हो जाता है तो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आपका आता है महीना जून में, जब पानी बरसना शुरू होता है, बरसात का मौसम शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह में, उस समय वातावरण में पहले से ही नमी बहुत ज़्यादा होती है। जब नमी आपकी 70 के ऊपर होगी तो टेम्परेचर अगर आपका, जो टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से टेम्परेचर अगर आपका मेंटेन है भी और नमी बहुत ज़्यादा है, तब भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर नमी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो फॉगर मत चलाइए, स्प्रिंकलर मत चलाइए, आप केवल पंखा चलाइए, कूलर मत चलाइए, केवल पंखा चलाइए, और जो नमी है उस नमी को, जिससे कि वो हटा सके तेजी से। और टेम्परेचर आपका कोशिश करिए कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसमें, उससे नीचे मेंटेन करिए। नमी ज़्यादा होगी, देखिए इसमें दिया हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये दी हुई है, आरएच ये दिया हुआ है, इसमें देखिए टेम्परेचर आपका 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री है, और नमी आपकी 30% पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका। लेकिन जैसे ही देखिए आपका 30 डिग्री पे नमी पहुंचती है 65, यानी 60 के ऊपर, 70 के ऊपर पहुंचती है, जैसे ही 75 पहुंचती है, 80 पहुंचती है, तो दिक्कत शुरू हो जाती है आपके लिए। ठीक है, और जैसे ये देखिए आपका यहाँ पर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री ही है, लेकिन जब ये नमी पहुंचती है 95, आपकी 95 पहुंचती है, तो ये 47 इंडेक्स पहुंच जाता है। और 47 पर क्या होता है, अबव 47 डेंजरस, यानी कि आपका बर्ड डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाता है। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है और नमी आपकी 30 के आसपास है, या 30 से लेकर के 70 तक चल जाता है आपका यहाँ पर। ठीक है, 65 के ऊपर जैसे पहुंचना शुरू होता है, दिक्कत शुरू होती है, और जैसे ही ये नमी आपकी 90 के ऊपर पहुंचती है, तब ये 47-48 डिग्री पर पहुंच जाता है। इसकी वजह क्या होती है, जो हमने वजह पहले बताई, कि मुर्गा वाष्पीकरण के जरिए अपने शरीर की गर्मी को मेंटेन करता है। लेकिन वाष्पीकरण के जरिए क्या करता है, वाष्पीकरण से क्या होता है, नमी ही तो होती है, नमी ही बढ़ती है वातावरण में। लेकिन अगर वातावरण में पहले से ही नमी है, वातावरण में पहले से ही नमी है, तो फिर बर्ड की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप पानी में चीनी घोलते हैं, तो आप देखेंगे कि चीनी घोलते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आगे चीनी घुलना बंद हो जाएगी, आप उसमें चीनी डालेंगे तो चीनी घुलेगी नहीं, बैठना शुरू हो जाएगी। वैसे ही ये भी है, एक वाष्पीकरण के जरिए नमी बाहर निकालते 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 एक समय ऐसा आएगा जब उसके निकलने की जगह नहीं रह जाएगी, और फिर वो गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे क्लाइमेट चार्ट है लखनऊ का, क्योंकि हम लखनऊ से, इसलिए क्लाइमेट चार्ट लखनऊ का लगाया है। आप जहाँ पे भी हो वहां से भी आप देख सकते हैं इसको, पूरे वर्ष में नमी और तापमान में उतार चढ़ाव। देखिए इस चीज को, जैसे आपका ये टेम्परेचर यहाँ पर दिखा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये महीने का दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मई के बाद ये जून का महीना जैसे ही आता है, बारिश शुरू होती है, तो देखिए वातावरण में नमी बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए नमी कितनी ज्यादा हो गई यहाँ पर आकर के, कितनी ज्यादा ग्रीन से, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना हरे रंग का, ये नमी को दिखा रहा है आपका। नमी देखिए कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर देखिए कितना बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद देखिए यहाँ से जून से जुलाई में आते ही टेम्परेचर, ये नीला वाला जो आपको दिख रहा है टेम्परेचर दिखा रहा है, जून से मिनिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये ब्लू यानी नीला वाला और भूरा वाला दिखा रहा है टेम्परेचर। तो जैसे ही आप देखेंगे
कि जून से जुलाई में जैसे ही आप आते हैं तो देखेंगे कि जो सबसे कम तापमान होता है दिन का वो भी थोड़ा नीचे आता है और अधिकतम तापमान भी नीचे आता है, लेकिन नमी देखिए कितना ज़्यादा बढ़ जाती है। जून से जुलाई के बीच में नमी बहुत बढ़ जाती है। अगले महीने में भी देखिए टेम्परेचर नीचे ही आता है, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो ये जो महीने आपके होते हैं जून के लास्ट से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में ह्यूमिडिटी नमी बहुत ज़्यादा होती है वातावरण में, और कम टेम्परेचर पर भी, यानी कि फार्म का टेम्परेचर कम होता है, उस समय भी हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। तो विशेषकर इन महीनों में ये ध्यान रखिए कि आप फॉगर और स्प्रिंकलर चलाने की जगह पंखा केवल चलाइए, और इस तरीके से पंखा चलाइए कि बोर्ड के ऊपर से जो गर्म हवा होती है उसको जल्दी जल्दी हटाता रहे। अगर जल्दी जल्दी हवा नहीं हटेगी तो वो गर्मी तेजी से नहीं हट पाएगी और बर्ड को हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा। आप अपने फार्म की तैयारी आप अंदाजा पहले से रख सकते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। इसके लिए टेम्परेचर अगले 24 घंटे में कितना रहेगा घंटे के हिसाब से, इसके लिए ऐप भी आते हैं और वेबसाइट भी होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे वेदर इन लखनऊ, या आज का मौसम, आप लखनऊ की जगह आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, अपने एरिया का नाम डालना है। तो आप देखेंगे जैसे कि आज का जो तापमान दिखा रहा है मैक्सिमम 40 डिग्री दिखा रहा है और 24 डिग्री मिनिमम दिखा रहा है। इसको अगर आपको देखना है घंटे के हिसाब से तो वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पर आपको घंटे के हिसाब से दिखाएगा। आप देखिए टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। आर्ली पर जाएंगे और देखिए आज अधिकतम जो तापमान रहा वो 40 डिग्री रहा, लेकिन इस समय 10 बजे के आसपास 9 से 10 के बीच में तापमान 32 डिग्री है। अभी नीचे गिरना शुरू होगा, 30 डिग्री हो गया आपका। कल का यानी 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी, हमें टुमारो में देखना पड़ेगा। 29 डिग्री हो गया, 28 डिग्री हो गया, 27 डिग्री हो गया, ठीक है, 26 डिग्री हो गया ये दिन। और ये सुबह 4 बजे लगभग 25 डिग्री 24 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका बर्ड ऐसी सिचुएशन में है, इतनी उम्र में है कि उसको टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री, उसे 30 डिग्री मेंटेन करना है। अगर उसे 30 डिग्री मेंटेन करना है, जैसे मान लीजिए इस टेम्परेचर चार्ट को देखिए। अब मान लीजिए कि आपका जो बर्ड है 4 से 7 दिन का है और टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 33 डिग्री, या 8 से 14 दिन का है, टेम्परेचर मेंटेन करना है 31 डिग्री, और आपका टेम्परेचर हो गया सुबह 4 बजे 5 बजे नीचे, 1 बजे से देखिए नीचे सोना शुरू हो गया, 12 बजे से नीचे सोना शुरू हो गया, 12 बजे से ये नीचे ज़्यादा शुरू हो गया है, और ये आपका वापस 31 डिग्री पर 9 बजे आता है। तो 12 बजे रात से ले करके टेम्परेचर आपका इस समय 8 बजे तक ज़रूरत से ज़्यादा नीचे है। तो इस समय आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फार्म के अंदर हीट लैम्प चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर जब आपका 9 बजे से लेकर के टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो आपको यहाँ पर हीट लैम्प बंद कर देना है, और जैसे ही आप देखेंगे कि 35 डिग्री के ऊपर जाना शुरू हुआ है टेम्परेचर, तो आपको फार्म में अपने रखे थर्मामीटर को चेक करना है। जैसे देखिए 40 डिग्री पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन बर्ड को हमारे कितना चाहिए? दिन के समय भी बर्ड को हमें उतना ही चाहिए, रात के समय भी उतना ही चाहिए। तो अगर रात में टेम्परेचर जरूरत से नीचे जाता है तो हमको हीट लैम्प चलाना पड़ सकता है, और दिन के समय टेम्परेचर अगर हमारा जरूरत से ज़्यादा ऊपर जाता है तो हो सकता है कि हमको कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़े, फॉगर वगैरह चलाना पड़े, या पंखा वगैरह भी चलाना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके फार्म में हमेशा थर्मामीटर रहे और टेम्परेचर चार्ट को आप चेक करें और उसके हिसाब से टेम्परेचर को आप मैनेज करें। आपका अगर ओपन इसी फार्म में ये ऑटोमेटिक मैनेज किया जाता है, लेकिन ओपन फार्म में भी ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम्स आते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर आता है, उसके जरिए आप टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर की रेंज उसमें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने केज ब्रूडिंग के हिसाब से टेम्परेचर की रेंज दे दी 32 डिग्री से 34 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर जब आपका 32 डिग्री से नीचे जाएगा तो आपका हीट लैम्प ऑन हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर आपका 34 डिग्री पहुंचेगा हीट लैम्प आपका ऑफ हो जाएगा। अब बाई चांस मान लीजिए कि टेम्परेचर आपका 34 से भी ऊपर जाना शुरू हो गया तो हीट लैम्प ऑफ हो गया। आपको एक अलग टेम्परेचर कंट्रोलर के जरिए अपना फॉगर सिस्टम लगाना पड़ेगा या फैन सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसमें जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है तो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर ऑटोमेटिक उसे ऑन कर देगा, और जब वो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा 34 डिग्री के नीचे आ जाएगा तो फिर वो उसे
ऑफ कर देगा। इसके जरिए आप अपना ओपन फार्म भी सेमी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो खर्चा ज़्यादा नहीं आता है, टेम्परेचर कंट्रोलर 1000 रुपए के अंदर आ जाता है। 2 टेम्परेचर कंट्रोलर लगा लीजिए आप, एक अपना फैन या फॉगर सिस्टम चलाने के लिए यानी कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए, और दूसरा हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए यानी कि लैंप चलाने के लिए, या जो भी आप हीटिंग सिस्टम उससे जोड़ना चाहते हैं वो चलाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका हम वीडियो डाल देंगे कैसे टेम्परेचर कंट्रोलर यूज किया जाता है, सेटिंग कैसे की जाती है, उसका एक वीडियो हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वो देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला करके अपने फार्म में टेम्परेचर कंट्रोलर लगवा सकते हैं और उसे ट्रायल करके सीख सकते हैं कि कैसे हमें टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल करके हीट लाइन ऑन ऑफ करना है, या फॉगर या फैन हमें अपने फार्म के अंदर फॉगर या फैन की लाइन को ऑन ऑफ करना है। वो ऑटोमेटिक रहेगा और वो ऑटोमेटिक चेक करता रहेगा टेम्परेचर, उसके अनुसार आपका फॉगर सिस्टम और टेम्परेचर सिस्टम, हीटिंग सिस्टम वो ऑन ऑफ करता रहेगा। अब देखिए हीट स्ट्रोक का क्या असर होता है। हीट स्ट्रोक जब होता है बर्ड को, तो हम कैसे पोस्टमार्टम करने पर देखेंगे कि उसके अंदर हीट स्ट्रोक हो रहा है। देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पर हो सकता है कि आपको साफ साफ ना दिख रहा हो, जब आप वीडियो को जूम करके देखें। देखिए इसमें क्या, तो जहाँ पर ये पीले रंग के त्रिभुज बने हुए हैं वहां पर देखिए कलेजा यानी कि जो लीवर है आपका ना, लीवर में हल्के हल्के डार्क स्पॉट पड़े हुए हैं, यानी गाढ़ा गाढ़ा खून का थक्का जैसे जमा हुआ लग रहा है। तो जब लीवर में खून का थक्का जैसे जमा लगे तो समझ लीजिए कि हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। जैसे ये लीवर देखिए आपका क्लियर सा है, और इसमें देखिए ये जहाँ पे पीले रंग के त्रिभुज बने हुए हैं वहां पर ये खून का थक्का सा जमा हुआ है। लीवर में खून का थक्का सा जमा हुआ है, लीजन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि बर्ड को हीट स्ट्रोक हो रहा है, हीट स्ट्रोक की संभावना है। हीट स्ट्रोक होने पर ब्रेस्ट कैसा दिखता है, छाती कैसे दिखती है बर्ड की, देखिए ऐसे दिखेगी छाती, जैसे लगता है कि हल्का सा उबल सा गया हो, व्हाइट व्हाइट सा ये दिखेगा। देखिए छाती पर व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा, रेड स्पॉट भी दिख सकते हैं आपको, खून के थक्के भी दिख सकते हैं छाती पर। ये देखिए कैसे व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ना, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। पोस्टमार्टम करने पर ये दिखता है हमें। पोस्टमार्टम करने पर आपका कलेजा ऐसा दिखेगा हीट स्ट्रोक आने पर। लीवर देखिए, ये क्या नाम जो है आपका, इस पर आपको जो छाती पर झाग टाइप का भी दिख सकता है, इस पर झाग बुलबुले से भी दिख सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि बुलबुला कब आता है, झाग कब आता है, जहां पर उबलना सा होता है। तो इतना ज्यादा हीट स्ट्रोक होता है कि उसकी छाती लगती है जैसे उबल सी रही, उसी की वजह से ये व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है। देख रहे हैं ऊपर, ये क्लियर नहीं है आपकी छाती। तो हीट स्ट्रोक असर किस तरीके से करता है, देखिए क्या होता है। हाई टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब कि टेम्परेचर भी यानी तापमान भी ज्यादा है और नमी भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से पैंटिंग होती है, यानी कि मुर्गा हाँफता जैसा है, मुंह खोल करके तेजी से सांस लेता है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होती है, यानी कि जो हवा जाती है अंदर तब अल्कालोसिस होती है, मतलब कि जो बर्ड के अंदर अम्लीय और क्षारीय बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वो बिगड़ने लगता है। ये फिजियोलॉजी के लेवल पे होता है। एसिड बेस बैलेंस देखिए इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन परफॉर्मेंस घट जाती है, मोर्टेलिटी होती है और मोर्बिडिटी होती है, यानी कि परफॉर्मेंस आती नहीं है। दूसरा क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से रिड्यूस्ड एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो दाना कम खाता है और इसकी वजह से न्यूट्रिएंट कम जाते हैं उसकी बॉडी में, और उसकी वजह से फिर आपका प्रोडक्शन जो परफॉर्मेंस होता है वो कम हो जाता है, मोर्टेलिटी बढ़ती है, यानी मरने लगता है, और प्रॉफिट आपका जो है कम हो जाता है। अब हीट स्ट्रोक का देखिए आंतों पर क्या असर होता है। जो आपके बर्ड की इम्यूनिटी है, लोग बात करते हैं ना अक्सर इम्यूनिटी 70% आपके बर्ड के आंतों से आती है, यानी कि आंतों की हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। देखिए इसमें ये जो आपकी आंतों की दीवार है, आंतों की दीवार आपकी बनी होती है इपिथेलियल सेल्स से। इपिथेलियल सेल्स को बनाने में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए हीट स्ट्रेस में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी ये बहुत कारगर होते हैं। इसका सप्लीमेंट दिया जाता है। विटामिन ए क्या करता है आप देख ही रहे हैं। विटामिन ए से क्या होता है, इपिथेलियल सेल्स जो होती है ये जुड़ी होती है आपस में, इसकी सिलाई सी रहती है, आपस में अच्छे से टाइट से बंद रहती है। तो इस स्थिति में जब नॉर्मल का ये दिया हुआ है, ये हिस्से पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल के केसेस में क्या होता है, ये जो आपको नीले कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोबैसिलस ग्रुप के होते हैं।
लैक्टोबैसिलस ग्रुप के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाइल एसिड का लेवल ऊपर रखते हैं, और ये जो आपके काले रंग के दिख रहे हैं ना, ये बुरे बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि अच्छे बैक्टीरिया की संख्या और बुरे बैक्टीरिया की संख्या में बैलेंस रहता है। बुरे बैक्टीरिया की संख्या कम रहती है, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा रहती है। इसलिए ये बुरे बैक्टीरिया के टॉक्सिन और इसके साथ में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये आपस में इतनी टाइट से जुड़ी होती हैं कि ये बुरे बैक्टीरिया के को और उसके टॉक्सिन्स को अंदर नहीं जाने देती है। जब ये टॉक्सिन निकल करके ब्लड ब्रेन बैरियर में आ जाता है तो दिक्कतें पैदा होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं इसको। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है बीमारी फैलाने वाली चीजों को तुरंत अंदर आने से रोकता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। हीट स्ट्रेस जब होता है तब क्या होता है? हीट स्ट्रेस होने पर क्या होता है कि जो बाइल एसिड का लेवल होता है वो नीचे आता है, और जो आपका सल्मोनेला है, इकोलाई है, और क्लोस्ट्रीडियम क्लास के बैक्टीरिया होते हैं, एमेरिया होता है, ये सब की संख्या देखिए बढ़ गई है। अगर आप यहाँ देखें तो नीले की संख्या ज़्यादा है जो लैक्टोबैसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीले के वालों की संख्या कम हो गई है और काले वालों की संख्या बढ़ गई है। और इनका जो टॉक्सिन निकल रहा है ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये आपका जो टाइट बॉन्ड था यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिलाई सी हो रखी है, ये सिलाई सी हो रखी है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए टूट गई है, जिसकी वजह से ये अंदर चले आ रहे हैं, और इसी वजह से फिर आपका इकोलाई और सीआरडी पकड़ती है बर्ड को। यही क्या नाम जा करके इकोलाई का बैक्टीरिया फेफड़े में भी करता है, जो इंटेस्टाइन में कर रहा है, फेफड़े में करता है, सांस नली में करता है, और ऐसे ही डैमेज होता है वहाँ की वॉल, और फिर उसके बाद दूसरे इन्फेक्शन पकड़ना शुरू हो जाते हैं। ये आंतों पर असर होता है। और जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो पोस्टमार्टम में क्या निकलेगा? जब ये ब्रेक रहेंगी वॉल तो पोस्टमार्टम में नेक्रोटिक एंट्राइटिस सी निकलेगी, मतलब कि जो आंतें होंगी वो ऐसे नॉर्मली सफ़ेद होती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम करने पर, इन्फेक्शन होने पर, पोस्टमार्टम करने पर आंतें लाल रंग की निकलेंगी, थोड़ा सा लालिमा लिए रहेंगी, या उसमें देखेंगे आपकी लाल लाल सी नसों सी लाइनिंग से पड़ी हुई है, नसों से भरी हुई है। ये हीट स्ट्रेस का असर आंतों पर इस तरीके से भी होता है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि हीट स्ट्रेस की वजह से इकोलाई सीआरडी पकड़ लेती है। अब गर्मी में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि अगर आप उस तरीके से ठंडक नहीं मिल रही है बर्ड को, ठंडे मौसम का प्राणी है और उसको ठंडक नहीं मिल रही है, तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस पे नहीं आएगा। तो होना क्या चाहिए कि आपको अपना टारगेट ऐसा बना के रखना चाहिए कि 33 से 35 दिन में लिफ्टिंग करा दीजिए, और उस लिफ्टिंग तक औसत वजन 2 किलो का हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा बर्ड को मत रखिए। कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 35 दिन का बर्ड हो गया है, 33 दिन का हो गया है, 2 किलो का भी हो गया है, उसमें मोर्टेलिटी शुरू हो गई है। उसकी वजह यही है कि अब मैनेजमेंट के लेवल से वो बाहर जा रही है चीज़। तो कोशिश करिए कि 33 से 35 दिन में आप लिफ्टिंग करा दीजिए और मोर्टेलिटी ना हो। यानी कि गर्मी के मौसम में आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना, 3 चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमारी लिफ्टिंग 33 से 35 दिन में हो जाए, औसत वजन लगभग 2 किलो का हो जाए, और फार्म में हीट स्ट्रोक की वजह से मोर्टेलिटी ना होने पाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर घटाएं, पोल्ट्री फार्म में तापमान घटाएं, उतनी ही जगह में कम संख्या में मुर्गे रखें। कम संख्या में मुर्गे रखेंगे तो हीट निकलने की जगह बनी रहेगी। दाना देने के तरीके में बदलाव करें, दाने में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाएं, मुर्गे के आसपास हवा का बहाव ठीक करें, 24 घंटे उन्हें ठंडा पानी पिलाएं। ठंडा पानी पिलाएं का मतलब कितना ठंडा पानी पिलाएं? कैसे चेक करेंगे आप कितना ठंडा पानी पिलाना है आपको? यहाँ से चेक करेंगे। ये जो आपका टेम्परेचर चार्ट दिया हुआ है उम्र के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि आपका बर्ड 8 से 14 दिन का है, उस समय टेम्परेचर आपको रखना है 31 डिग्री फार्म का, तो पानी कितने डिग्री का पिलाना है? 29 डिग्री का। यानी कि पानी का तापमान, जो तापमान आपको फार्म का रखना है उससे 1 से 2 डिग्री कम से कम रहे, 3 डिग्री भी कम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना कम पानी आपको पिलाना है, तभी बर्ड अच्छे से पानी पिएगा। शिकायत करते हैं ना अक्सर लोग कि बर्ड पानी नहीं पी रहा है। भाई पानी क्यों पिएगा? बर्ड जो है जब उसे गर्म लगेगा तो पानी भी गर्म लग रहा है, वैसे भी गर्म लग रहा है। तो जो उम्र के हिसाब से आपको पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए बर्ड आपका 15 से 21 दिन का है, उस समय आपको फार्म का टेम्परेचर रखना है 29 डिग्री, तो पानी का टेम्परेचर आपको रखना है लगभग 25-26 डिग्री के आसपास। ठीक है। और कैसे चेक करेंगे पानी का टेम्परेचर कितना है? पानी जो आपका ड्रिंकर में आ रहा है उसमें ये प्रोब डाल देंगे,
ये जो प्रोब डालेंगे तो ये बीच वाला टेम्परेचर है वो दिखा देगा कि पानी का टेम्परेचर कितना है। या आप अलग से भी कोई दूसरा थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। 150 रुपए का थर्मामीटर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, या इस प्रोब के जरिए भी आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब फार्म पर आप क्या करें, इसके लिए जो हमें काम करने हैं, ये जो 6 काम करने हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। फार्म का तापमान घटाना, फार्म के अंदर का तापमान घटाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे इस समय मान लीजिए लू चल रही है, तो उसके फार्म के चारों तरफ आधी दूरी तक, आधी ऊंचाई तक हम लोग जूट का पर्दा लगा सकते हैं और इस पर ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। हैंगिंग गनी ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप जूट का पर्दा लगा दीजिए आधी दूरी तक, और इस पर ड्रिप लाइन लगा दीजिए जिससे कि पानी गिरता रहे इस पर और ये भीगा रहे। जब भीगा रहेगा तो इससे होकर के जो गर्म हवा आएगी, एक तो जो गर्म हवा सीधे आएगी फार्म के अंदर, लू आएगी उसको रोकेगा, प्लस जो हवा आएगी वो ठंडी होकर के आएगी, जैसे कूलर से होकर के आती है ठंडी हवा, तो ठंडी हवा होकर के आएगी। इससे फार्म के अंदर टेम्परेचर कम करने में मदद मिलेगी। कितना टाइम तक टेम्परेचर कम हो सकता है? लगभग 5 डिग्री तक, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री तक आपका टेम्परेचर बाहर से कम हो जाएगा इसकी वजह से ये लगाएंगे। प्लस साथ में क्या कर सकते हैं, अगर आपका जो फार्म का शेड बाहर 3.5-4 फीट तक नहीं निकला हुआ है और उसके ऊपर आपने पुआल 4 इंची का नहीं डाला हुआ है, यानी कि ऊपर कोई चीज नहीं डाली है शेड के ऊपर आपने 4 इंची तक, तो आप इसके साइड में क्या करिए कि अलग से शेड लगाइए, अलग से शेड लगाइए लगभग 4-5 फीट का, जहाँ पर पिलर लगे हुए उसके बाहर 5-6 फीट तक आगे तक लेके आइए इसको। देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये शेड था, ऊपर शेड था, इस पर कोई पुआल नहीं पड़ा था, स्ट्रॉ नहीं पड़ा थी। कोशिश करिए कि आप ये जो शेड है आपका सीमेंट वाला, यही पिलर के बाद आपका जो पोल हो, पिलर होते हैं साइड के, उसके बाहर करीब 3.5-4 फीट तक बाहर निकला रहे दोनों तरफ, और इसी पर ये जो पुआल इन्होंने अलग से लगाया हुआ है, साइड में पैनल लगा रखे हैं, ये साइड पैनल आपको ना लगाना पड़े, इसी को ये पुआल जो है आप अपने शेड पर ही लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे जूट का पर्दा इन्होंने लगा रखा है, जूट के पर्दे पे ड्रिप लाइन चला रखा है। इसके जरिए आपका जो फार्म का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री नीचे से नीचे हो जाएगा। फार्म में हवा का बहाव बेहतर करना, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 300 बर्ड पर एक सीलिंग फैन लगा सकते हैं, 300 बर्ड के पर एक सीलिंग फैन लगा सकते हैं। और इसके लिए सर्कुलेशन अच्छा रहे तो सीधे बर्ड के एक स्टैंड वाले फैन आते हैं, आपने देखा होगा, जो क्या नाम बड़े स्टैंड वाले फैन आते हैं, फर्राटा फैन आते हैं, 18 इंची जो फैन आते हैं, 18 इंची पर वाले फैन आते हैं, उसको आप लगा लीजिए हर 50-50 फीट की दूरी पर। वो नॉर्मली 50 फीट तक अच्छा वेंटिलेशन कर देते हैं। तो लंबाई में लगाइए एक फैन, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लगाया स्टैंड वाला, तो अगला फैन लगाइए 50 फीट आगे, तो उसको चालू करेंगे तो 50 फीट का वेंटिलेशन ये करेगा कि 50 फीट अगले का वेंटिलेशन वो करेगा। तो बर्ड के ऊपर जो गर्म हवा हो रही है, बर्ड जो गर्मी निकाल रहा है, हवा में जा रही है, वो लगातार हटती रहेगी, तो इससे बर्ड को राहत मिलेगी, फटाफट गर्मी दूर होती रहेगी। सीलिंग फैन यानी कि जो ऊपर पंखा लटकाते हैं वो आप 300 बर्ड पर एक पंखे के हिसाब से लगाएंगे। आजकल तो फार्म में जो है कई सारे फैन ऊपर से लटकाने वाले आ गए हैं, ऊपर से लटका देते हैं और वो लंबाई में हवा फेंकते हैं। जैसे सीलिंग फैन है आपका, ऊपर से नीचे हवा फेंकता है, वो फैन क्या करते हैं कि लंबाई में हवा फेंकते हैं, इधर की हवा उधर फेंकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। 24 घंटे पीने के लिए ठंडा पानी, या तो आप पीने वाली टंकी को अंदर रखिए, या बाहर अगर रखी हुई टंकी आपने तो इसको अच्छे से, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, इसको लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, शेड के ऊपर भी इन्होंने पुआल लगा रखा है, उसे ढक रखा है पुआल से। ऐसे ही आप भी करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप फॉगर लगा सकते हैं। देखिए इसमें फॉगर लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है साफ साफ, लेकिन फॉगर लगा सकते हैं। और फॉगर से फॉगर कब चलाना है आपको, जब फार्म में ह्यूमिडिटी कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है तो आपको फॉगर नहीं चलाना है, केवल फैन चलाना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो आपका कम टेम्परेचर में ही हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। दाना देने के तरीके में बदलाव, कुछ वीडियोज आज हमने ग्रुप में डाले हुए थे, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे फार्म के अंदर फॉगर चलाया जा रहा है, कैसे फैन चलाए जा रहे हैं, कैसे टेम्परेचर मैनेज किया जा रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। दाना देने के तरीके में बदलाव,
दाना देने के तरीके में बदलाव करना है आपको कि जब गर्मी होती है तो गर्मी में जब आप दाना देते हैं तो गर्मी क्या होती है कि मेटाबॉलिक दाने को पचाने के लिए बर्ड के अंदर पाचन क्रियाएं होती हैं। पाचन क्रियाएं होती हैं तो गर्मी निकलती है। तो अगर आप दिन के समय, गर्मी का मौसम है, दिन का समय आप दाना देते हैं, गर्मी ऐसे भी है और पाचन क्रिया से भी गर्मी निकल रही है, तो वो बर्ड के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं दाना देने के लिए, सुबह सुबह 5:30 से 6 के आसपास एक बार दाना दे दीजिए। दोबारा आप दाना 8 बजे के आसपास दे सकते हैं। उसके बाद आप रात में 9 बजे भी दाना दे सकते हैं। दिन में अगर आप दाना नहीं दे पाए बहुत गर्मी की वजह से, तो आप रात में 9 बजे भी दाना दे सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, रोज के मौसम के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, बर्ड की उम्र के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। बच्चे के 12 दिन के हो जाने के बाद दोपहर, जो भी सवाल होगा आप क्या नाम। हेलो। हमारी आवाज आ रही है? ठीक। बच्चे के 12 दिन हो जाने पर दोपहर का फीड हटाया जा सकता है। यानी कि जब बच्चा आपका 12 दिन का हो जाए तो आप दोपहर का फीड थोड़ा थोड़ा हटा सकते हैं। दोपहर के पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी चलाइए। अगर ये उपलब्ध नहीं है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहा है, विटामिन सी नहीं मिल रहा है, तो केवल काम चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 10 ग्राम चीनी लीजिए, उसमें 2 ग्राम टाटा लाइट सॉल्ट डालिए। टाटा लाइट सॉल्ट आपको दुकान से मिल जाएगा, चीनी भी दुकान से मिल जाएगी, पुदीन हरा लिक्विड भी आपको दुकान से मिल जाएगा। उसमें आपको 10 से 15 बूंद पुदीन हरा की डालनी है और इसे आपको प्रति 50 किलो बॉडी वेट पर देना है। ये हमने अनुपात बता दिया है। आप अपने फार्म में जितने बर्ड हैं, जितना उनका औसत वजन है, उसके हिसाब से बॉडी वेट निकाल लीजिए और उसके अनुसार इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। और 2-2 घंटे के हिसाब से चलाना है आपको। और प्रति 10 लीटर पानी में जो पानी आप लगाएंगे, उस प्रति 10 लीटर पानी में आप 10 लीटर पानी में 1 नींबू भी आप निचोड़ सकते हैं उसके अंदर। इससे इसका सब्स्टिट्यूट चल जाएगा, काम चलाऊ आइटम है। अगर हो सके तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट उपलब्ध है, इलेक्ट्रोलाइट ही चलाइए, विटामिन सी ही चलाइए। पीने वाले पानी में 2% के हिसाब से आप अल्ट्रा बैक्टर प्लस के बारे में बता चुके हैं, ग्रुप में डाल चुके हैं। अल्ट्रा बैक्टर प्लस सोल्यूशन आपके फार्म में हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, उसे हमेशा बना के रखिए अपने फार्म में, बहुत काम की चीज है। अल्ट्रा बैक्टर प्लस अगर आप पिलाते हैं या कहीं पर स्प्रे मारते हैं, कहीं पर डालते हैं, तो वहां का टेम्परेचर ये 5 डिग्री तक घटा देता है। सोचिए कितना फायदेमंद चीज है। तो पीने वाले पानी में जितना पानी आप पीने के लिए लगाएंगे, उसमें 2% के हिसाब से अल्ट्रा बैक्टर प्लस सोल्यूशन मिलाएं। 100 लीटर पानी लगा रहे हैं पीने के लिए, तो उसमें 1 से 2 लीटर आप अल्ट्रा बैक्टर प्लस का सोल्यूशन मिला दीजिए। इसके अलावा ये गट हेल्थ को अच्छी रखेगा। आपने देखा है गट हेल्थ पे क्या नुकसान पहुंचता है। तो गट हेल्थ में जाकर के जो अच्छे बैक्टीरिया है, यानी कि लैक्टोबैसिलस ग्रुप के जो बैक्टीरिया है, अल्ट्रा बैक्टर प्लस क्या करेगा, ये जो आपके लैक्टोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं नीले रंग के, है ना, इनकी मात्रा को बढ़ाएगा, इनकी संख्या को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया होते हैं, इनको बैलेंस करेगा और ये जो कंडीशन बनती है सीआरडी या इकोलाई की, इसको टालेगा, इससे बचाएगा आपके फार्म में, आपके बर्ड को। ठीक है। पीने वाले पानी में 2% के हिसाब से अल्ट्रा बैक्टर प्लस सोल्यूशन आपको डालना ही डालना है। उम्र के अनुसार दाना हटाने का उदाहरण, ये एक उदाहरण है, फिक्स नहीं है, पहले ही बताया। मान लीजिए किसी दिन मौसम ठंडा है तो आप उस दिन में भी दाना दे सकते हैं। तो उम्र जब 12 दिन से 14 दिन की हो तो 2 घंटे के लिए दोपहर में दाना हटा लीजिए, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। उम्र 15 से 17 दिन की हो जाए, 3 घंटे के दाना हटाइए, 12 बजे से 3 बजे तक। उम्र 18 से 20 दिन की हो तो 4 घंटे के दाना हटाइए, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। उम्र 21 से 23 दिन की हो तो 5 घंटे के लिए दाना हटाइए, 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। उम्र 24 दिन से लेकर 26 दिन की हो तो 6 घंटे के लिए दाना हटाइए, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। उम्र 27 दिन से लेकर तक लिफ्टिंग तक, 27 दिन से लेकर लिफ्टिंग तक 8 घंटे या उससे ज्यादा आप दाना हटा सकते हैं, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। दाना इससे पहले दे दीजिए। और इसके लिए क्या करना होगा आपको कि फीडर की संख्या बढ़ानी होगी, फीडर की संख्या बढ़ा दीजिए। दोपहर के समय जब आपको दाना हटाना है, तो कैसे हटाना है, फीडर को उठा देना है आपको, जिससे भूखे बर्ड लड़ाई ना करें।
फीडर नीचे रहेगा तो कूदेंगे, उसमें चोंच मारेंगे कि दाना होगा इसमें, इसलिए फीडर को उठा दीजिए आप। उछल कूद मचाएंगे, उत्पात मचाएंगे, इससे आपस में लड़ाई हो सकती है। पानी चलाना है दिन में आपको, उसमें इलेक्ट्रोलाइट चलाना है, जो कुछ हमने बताया है, अल्ट्राबैक्टर प्लस चलाना है। अल्ट्राबैक्टर प्लस तो 24 घंटे के पानी में चलाना है, और जब आप फीडर को उठा देंगे उस समय जो पानी चलाएंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट चलाना है, विटामिन सी चलाना है, या अगर वो उपलब्ध नहीं है तो जो हमने बताया है तरीका वो चलाना है आपको। फीडर और ड्रिंकर की संख्या बढ़ा दें, फीडर और ड्रिंकर की संख्या बढ़ा दें, जिससे दिन के समय वो अच्छे से पानी पी सकें, पानी की कोई कमी ना होने पाए उनके अंदर, सूखने ना पाए वो। फीडर की संख्या आपको बढ़ानी है, जिससे जब दाना मिले उनको तो अच्छे से खा सकें, उस समय लड़ाई झड़ाई ना हो उनके बीच में। दाने में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाएं, क्यों? क्योंकि अब खाने के लिए कम टाइम मिल रहा है, सुबह शाम ही खाना मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि पोषक तत्वों की संख्या खाने में बढ़ानी है। गर्मी में वातावरण के तनाव की वजह से बर्ड कम फीड खाता है, तो जानते ही आप, कम दाना खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। लेकिन हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए उसे ज़्यादा विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट और एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है कि बर्ड को ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा भोजन वाले प्रोटीन की वजह से बर्ड की पाचन क्रिया पर जोर पड़ता है। इसलिए गर्मी वाले फीड में क्रूड प्रोटीन थोड़ा सा कम रखें, यानी कि जो गर्मी में फीड बर्ड के लिए तैयार किया जाता है उसमें क्रूड प्रोटीन थोड़ा सा कम होना चाहिए। और क्रूड प्रोटीन जो कम करेंगे उसकी पूर्ति आप क्या करेंगे, सुपाच्य प्रोटीन से करेंगे, यानी कि अच्छे से जो डाइजेस्ट हो जाता है प्रोटीन उसके जरिए करेंगे, या सिंथेटिक एमिनो एसिड फीड में मिलाकर करेंगे। जैसे आपके एमिनो एसिड मेन होते हैं मेथियोनाइन और लाइसिन, तो इनको आप अलग से फीड में मिलाइए और इनकी ज़रूरत, जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है बर्ड को, वो पूरी करेंगे। गर्मी में ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए फीड में तेल मिलाएं, यानी कि जो आप फीड देते हैं, ऊर्जा तो चाहिए बर्ड को, क्या नाम, ज़्यादा तेजी से सांस लेगा, पंख फड़फड़ाएगा, हीट से लड़ने की कोशिश करेगा, तो उससे लड़ने के लिए ऊर्जा तो चाहिए उसको। इसके लिए कोशिश करिए कि आप फीड में फैट की मात्रा, यानी कि तेल की मात्रा लगभग 2 से 3% बढ़ा सकते हैं। और फैट को क्या नाम, डाइजेस्ट करने में उतना ज़्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगती है, हीट नहीं निकलती है। फीड में अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, एमिनो एसिड होना चाहिए। लगभग 1 से 2%, 1.5 से 3% आप इनकी मात्रा को बढ़ा दीजिए। जितनी नॉर्मल मात्रा रहती है उस मात्रा से आप थोड़ा सा मात्रा 1.5-2% इन चीज़ों को बढ़ा दीजिए। ये चीज़ करेंगे आप तो आपको हीट स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलेगी। ये था हमारा हीट स्ट्रेस का आज स्पेशल सेशन, और इससे संबंधित अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए, या अब तक जो भी सेशन हुए हैं उनसे संबंधित अगर कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। माइक खोल दिया है, अगर आप में से सर मेरा ये सवाल था। हेलो हाँ, बोलिए। सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। जी, मेरा ये सवाल था कि दाने फीड में जैसे तेल मिलाना बोले तो तेल मतलब फीड में तेल कैसे मिले, मतलब क्या वो कर सकते हैं? गर्मी के अब देखिए क्या होता है, कई लोग फीड खुद बनाते हैं, ठीक है, हम्म। जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं वो फीड खुद बनाते हैं, ठीक है। जी तो उनके जी लिए तो ये आसान तरीका है। अदरवाइज जी अदरवाइज फीड में तेल मिलाने के लिए तो फिर आपको, या तो आपके पास ऑयल स्प्रे करने वाली मशीन हो, तो आप फीड फैला करके उस पर स्प्रे मार सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना, फीड फैला करके अल्ट्रा बैक्टीरिया का स्प्रे आपको जी 12 घंटे कर देना, 12 घंटे पहले आपको अल्ट्रा बैक्टर प्लस का स्प्रे कर देना है। तो आप जी ऐसे ही फीड फैला करके स्प्रे कर सकते हैं, उससे थोड़ा मिल जाएगा। दूसरा, या तो आपके पास मिक्सर मशीन हो, तो उसमें तेल डाल के आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर अगर कंपनी से ही फीड आ रहा है तो कंपनी का ही क्या नाम चलेगा मामला। बाकी जो आप तो आप तेल वाला मामला नहीं कर सकते, यानी तेल वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन आप जी। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे जैसे अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड हाँ जैसे आप मिथियोनाइन है, लाइसिन है, तो इनके सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो जी। इनका सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। विशेष रूप से जो इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, उसमें बीटेन वगैरह भी आता है, ओस्मोलाइट बोलते हैं उसको, तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर ये वाटर में देना पड़ेगा ना, फिर ये तो केमिकल होगा। हाँ, ये पाउडर आपको पानी में देना ना, पानी जो पिलाएंगे आप उसी में तो डालना है, इलेक्ट्रोलाइट आपको जी पानी जी में तो डालना जी जी, हाँ जी हाँ जी। है। हाँ, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर। हाँ, किसी का कोई और सवाल हो?
तो लगता है किसी कोई और सवाल नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं।